अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे सेट 10 के, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे हो चुके थे। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट की वीडियो का, वो कुछ इस तरह से था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह से 5 सेंटेंस दिए गए थे, उसको आपको रीअरेंज करना था और उसमें तीसरे नंबर पर कौन सा जुमला आएगा ये बताना था। और इस सेंटेंस का या इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था, हमारा एस था। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि आपको ये जो सीरीज है इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है कि ये सीरीज को मैं जो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर कौन सा जवाब आना चाहिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सीरीज को पहचानना है कि पैटर्न यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है। ओके, तो देखिए अब क्यू और एन, कभी कभी दो के बीच के डिफरेंस अगर ऐसी जोड़ी दी जाए तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना चाहिए कि इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस है कि बाकी के जो अल्फाबेट की जोड़ी दी गई है क्या उसमें भी उतना ही डिफरेंस है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए Q और N जो है ये आता है, यानी Q और N के बीच में जितना डिफरेंस है, सेम डिफरेंस R और P के बीच में हो सकता है, सेम डिफरेंस T और S के बीच में हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो अल्टरनेट अल्फाबेट्स है इनके बीच कोई ताल्लुक हो सकता है। अल्टरनेट अल्फाबेट कैसे, जैसे Q और R का R और T, फिर यहाँ पे W, फिर यहाँ जो आएगा वो और F, इस तरह से हो सकता है। और यहाँ से देखिए N P के बीच में, P S के बीच में, S W के बीच में, W और इसकी यहाँ पर जो आएगा और H के बीच में, ऐसे भी यहाँ पर इनके बीच में भी ताल्लुक हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको लॉजिक लगा कर देख सकते हैं। तो हम पहले अल्टरनेट वाला लॉजिक लगाएंगे। देखिए Q के बाद क्या आता है, Q के बाद फौरन आता है R। ओके, R के बाद आता है S और T, यानी यहाँ पे +1 बीच में आया, यानी एक छोड़कर दूसरा लिया गया। R के बाद क्या आता है, S, और उसके बाद आता है T, तो यहाँ पर T लिया गया। ओके, अब T के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए Q है, Q के फौरन बाद आता है R, R के बाद आता है S, लेकिन यहाँ पर लिया गया है T, यानी S को स्किप किया गया। ओके, अब T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U V, तो U और V को स्किप किया गया है और डायरेक्टली W लिया गया। यानी देखिए यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में जो अल्फाबेट है वो 0 है। Q और R के बीच में कोई अल्फाबेट नहीं, मतलब 0 का फर्क है। R और T के बीच में एक अल्फाबेट का फर्क है, S का। और T और W के बीच में 2 अल्फाबेट का फर्क है, U और V का। तो W और जो नेक्स्ट वाला अल्फाबेट होगा उसके बीच में 3 अल्फाबेट का फर्क होगा। जैसे W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है X, Y और Z। ओके, W X Y Z, ये 3 छोड़ के यहाँ पर आएगा। फिर क्या आता है, वापस से अल्फाबेट हमको शुरू करना होगा, A आएगा। यानी यहाँ पर वही अल्फाबेट आएगा, यहाँ पर वही जो जोड़ी आएंगी जिसका जो पहला अल्फाबेट है वो A होना चाहिए। ओके, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्या आ सकता है। पहला अल्फाबेट तो हमको मालूम हो गया, तो यहाँ पर ए वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन नंबर ए है AC, और ऑप्शन नंबर सी है AB। अब AC आएगा या AB आएगा, इसके लिए हमको नेक्स्ट वाले जो अल्फाबेट का ग्रुप है उसके बीच में ताल्लुक को पहचानना है। तो देखिए N के बाद क्या है, यहाँ पे P है, ये N है, P है। ओके, उसके बाद यहाँ पर S है, अगेन W है। तो इनके बीच में क्या ताल्लुक है, देखिए N के बाद आता है O और फिर आता है P, यानी यहाँ पर एक अल्फाबेट का फर्क है। P के बाद आता है Q R और फिर S आता है, यानी यहाँ पर 2 अल्फाबेट छूटे हुए हैं, Q R और फिर S। अब S के बाद क्या आता है, T U V, यानी यहाँ पर T U और V, ये 3 अल्फाबेट छूटे हुए हैं। यानी यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा उसमें 4 अल्फाबेट छूटे हुए होने चाहिए। तो W के बाद आता है X Y Z और फिर A भी यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर A के बाद क्या आएगा, B। यानी इस ग्रुप में जो ग्रुप आएगा, यहाँ पर जो 2 का पेयर आएगा वो कौन सा पेयर आएगा, पहला हमने मालूम करे थे A, और दूसरा हमको इस सीरीज के हिसाब से मालूम हो रहा है B। तो A B जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है AB इसका सही जवाब है। देखिए ओके, तो इस तरह से आपको पैटर्न को पहचानना है। जो अल्फाबेट सीरीज या नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले आपको पैटर्न को पहचानना होता है और उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको आगे के जवाब भी देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम स्टोरी से रिलेटेड है। वो जो हमने 5 सेंटेंस वाली स्टोरीज इससे पहले 2 पार्ट में ऑलरेडी इसके 2 या 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वही जो जंबल क्वेश्चन, जो जंबल सेंटेंस दिए गए हैं इनको सही सीक्वेंस से लगाना है। और जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी दूसरा जुमला कौन सा आएगा रीअरेंजमेंट के बाद, हमको वो देखना है। तो
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो सवाल है, इस तरह का जो सवाल है, इसमें आपको पांचों के पांचों सेंटेंस को क्या करना है, एक जगह अच्छी से मतलब आपको साइड में उसको रीअरेंज करके रख देना है, फिर इसी के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम इसी तरह से जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, वो भी एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट का भी डायग्राम आपको थोड़ा सा वक्त देकर उसको सही से ड्रॉ करके रखना है, ताकि आगे के जो क्वेश्चन हो उस पर आते हो तो उसमें आपका टाइम बचेगा, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, इसकी भी जो अरेंजमेंट है आपको एक ही बार में करके रखनी है, बार बार आपको नहीं करनी है। बस बार बार आपको उसको देखना है और जितने भी नंबर का सेंटेंस पूछा है, बस वो नंबर आपको वहां पे लिख देना है। तो मैं इसका फिर से रीअरेंजमेंट करके बताती हूँ आपको कि क्या क्या रीअरेंजमेंट होगा, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा। ओके, अगर इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ सकता है यहाँ पर, वन डे नंद महाराज वेंट टू हैव अ बाथ इन द रिवर यमुना, यानी एक दिन नंद महाराज यमुना रिवर में नहाने के लिए गए। टी यहाँ पर पहला आ जाएगा। देयर ही वॉज कैप्चर बाय वरुणा एंड टेकन टू हिज किंगडम अंडर वाटर, यानी वहां पर उसको वरुणा ने पकड़ लिया और उसकी जो सल्तनत है वहां पर लेकर गया। ओके, एज सुन एज द न्यूज रीच लॉर्ड कृष्णा ही रीच टू सेव हिज फादर, यानी जैसे ही खबर लॉर्ड कृष्णा तक पहुंची, वो अपने बाप को बचाने के लिए पहुंच गए। तो एस यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा। क्योंकि यहाँ पे सेकंड ही नंबर का हमसे पूछा गया है, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा क्यू, या तो फिर मैं पूरे बता देती हूँ आपको। ओके, तीसरे नंबर पर आया एस। अब इसके बाद क्या आएगा, वरुणा वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड कृष्णा एंड अपोलोजाइज फॉर कैप्चरिंग हिज फादर, यानी जो वरुणा है वो लॉर्ड कृष्णा को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके वालिद को पकड़ने के लिए उनसे माफी मांगी। तो यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या आएगा, कृष्णा रिटर्न टू वृंदावन विथ नंद महाराज, कृष्णा जो है नंद महाराज के साथ वृंदावन वापस लौटा, आर यहाँ पर लास्ट में आएगा। अब हमसे पूछा है सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, तो क्यू जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्यू यहाँ पर सेकंड नंबर पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड मेजेस्टी इज कोडेड एज NZKDTSZ, then which word is coded as HKJLQRF in that language, यानी यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर मेजेस्टी को इस वर्ड से डिकोड किया जाता है, तो ये यहाँ पे डिकोड दिया गया है, तो ये किसका कोड होगा, सॉरी ये किसका कोड होगा, इसको हमको सबसे पहले डी कोड करना है। डी कोड यानी यहाँ पर इनमें क्या कनेक्शन है, वो हमको क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, वो पहचानना है, यानी इसको डी कोड करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये कोड जो दिया गया है ये कौन से वर्ड का कोड बन सकता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दो वर्ड दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए, देखिए मैजेस्टी, MEJEST और ये वाई, मैजेस्टी दिया गया है और इसका जो कोड है वो क्या दिया गया है, देखिए NZKDTS और यहाँ पर है Z, ये इसका कोड दिया गया। तब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उल्टा यहाँ पे रिलेशन कैसा है, देखिए NMN। ओके, तो देखिए कैसा है, M पहले आता है फिर N आता है, तो यहाँ पर ऐसा है कि M के बाद यहाँ पे +1 यानी N आता है। अब यहाँ पे देखिए A और Z के बीच में -1 का रिलेशन है। ओके, यहाँ पे +1 का, यहाँ पे कैसा है -1 का। J और K के बीच में कैसा है, J पहले आता है K बाद में आता है, यानी यहाँ पे +1 का है। अब E और D के बीच में देखेंगे तो D और E इस तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पर -1 का हो गया क्योंकि E के पीछे D आता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो +1 -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बस यही पैटर्न हमको क्या करना है, यहाँ पर जो HKJLQRF है इसमें फॉलो करना है। यानी यहाँ पर कैसा आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर MN यानी N के बाद, N के पहले वाला M यहाँ पर ऊपर आना चाहिए था, तो H से पहले क्या आता है, G, यानी यहाँ पर आ जाएगा पहले G। उसके बाद देखिए G के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए इसको मैं करके बताती हूँ आपको। देखिए क्या है ये, HKJLQR और F इस तरह से है ये। तो देखिए यहाँ पर कैसा आएगा, अब ये कोड दिया गया है तो ये आएगा GH इस तरह से, GH। ओके, फिर यहाँ पर आएगा ये GH आ गया, फिर ये आ जाएगा K, तो K से पहले क्या आता है, K से सॉरी K के बाद क्या आता है वो देखेंगे हम, L, तो यहाँ पे आ जाएगा KL, फिर यहाँ पे क्या आएगा IJ। ओके, LM यानी उल्टा, ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। ओके, LM, फिर क्या आ जाएगा PQ, उसके बाद क्या आएगा, Q से पहले क्या आता है P, तो यहाँ पे आएगा PQ। ओके,
उसके बाद RS और उसके बाद देगा EF। तो इस तरह से ग्लिम्स जो है इसका जो कोड है ये जो दिया गया ये कोड होगा ग्लिम्स का, जो HKJLQRF है ये ग्लिम्स का कोड होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ग्लिम्स यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको डिकोडिंग वाले सवालात में भी क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को पहचानना है और पैटर्न समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, जो सही जवाब है उसको आपको चुनना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पीस ऑफ अ पेपर इन इज फोल्डेड इन द मैनर शोन इन द क्वेश्चन फिगर, सिलेक्ट द फिगर आउट ऑफ द आंसर चॉइस शोइंग द अनफोल्डेड पैटर्न आफ्टर द पंचेस। कि यहाँ पर पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नीचे के दिए गए सवाल में कागज का एक टुकड़ा इस तरह जोड़ा गया है जैसे सवाल की शक्ल में बताया गया है। दिए गए जवाबात के इख्तियारात में से इस तरह इंतखाब कीजिए कि कट लगाने के बाद बगैर जोड़ा हुआ पैटर्न दिखाई दे। यानी यहाँ पर ये पेपर जो है फोल्ड किया गया, जैसे ये इस तरह से एक पेपर है तो इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया गया, यानी इसको यहाँ पे इस पे ला दिया गया, ये फोल्ड किया गया। तो फोल्ड होने के बाद जो है कुछ इस तरह से डिजाइन नजर आ रही थी। तो इस फोल्डेड पेपर को अगर हम दोबारा से ओपन करते हैं तो रियल वाली डिजाइन कैसी होंगी। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो डिजाइन दी गई है बस उसको आपको सेम टू सेम उसको कंप्लीट करना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन दी, सॉरी, कुछ इस तरह से डिजाइन दी गई है, इस तरह से इस तरह से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो पेपर को जो फोल्ड किया गया है उसकी वजह से ये लाइन आई है, ये एक्चुअल में लाइन है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ सर्कल होंगे, इस तरह से ये सर्कल बने हुए होंगे और जो चीज यहाँ पर है इस तरह से वो सेम चीज यहाँ पर आएंगी। और ये जो लाइन है एक्चुअली ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन जो है ये पेपर जो फोल्ड करते हैं हम तो फोल्डिंग की वजह से वो लाइन ऐसी नजर आ रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से ये फिगर बनेगा, यानी कुछ इस तरह से जैसे दिखाई दे रहा है वैसे फिगर बनेगा। ये जो लाइन आई है इसके अंदर, ये जो लाइन आई है इस तरह से लाइन है, ये लाइन है पेपर की लाइन है, जो पेपर फोल्ड हुआ है ये उसकी लाइन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस consist of two statements followed by two conclusions. Mark 1 and 2. Consider the statement to be true even though they seem to be at variance with the commonly known facts and find out which of the given conclusions logically follows the statement disregarding the commonly known facts. यानी यहाँ पर क्या है, देखिए जो सेंटेंस हमको दिए गए हैं इसके इन दोनों सेंटेंस के मुताबिक ये दोनों सेंटेंस किस तरह से सही है या गलत है ये हमको बताना है। तो ऐसे जो सवालात होते हैं, जो कंक्लूजन वाले सवालात होते हैं, इसको आप वेन डायग्राम के जरिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या सवाल है, क्या मेन सेंटेंस दिए गए हैं, सम क्यूज आर रोज। तो देखिए यहाँ पे ये जो सम वाली जो कंडीशन होती है ना, इसके अंदर आपको दोनों को भी हाफ हाफ ओवरलैप करना होता है। ये ओवरलैप वाला जो पार्ट है ये सम की कंडीशन को बताता है। ओके, ये ओवरलैप वाला जो पार्ट है ना ये सम की कंडीशन को बताता है। क्या बता रहा है, देखिए सम क्यूज आर रोज, यानी ये क्यूज है और ये रोज है। तो ये वो वाला पार्ट बताता है जो क्यूज रोज है, यानी जो लाइनें जो कतारें लाइन है या जो सफ है, इस तरह से ये वाला पार्ट जो है दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बताता है। अब नो रो इज सर्क्यूलर, कोई भी रो सर्क्यूलर नहीं है। देखिए क्यू के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, रो के बारे में कह रहा है कि कोई भी रो जो है वो सर्क्यूलर नहीं है। तो यहाँ पर जो सर्क्यूलर का है वो बाहर भी हो सकता है, ये सर्क्यूलर का जो है इस साइड में भी हो सकता है, क्योंकि क्यू से उसका कोई खास कनेक्शन ऐसा नहीं बताया गया है कि है या नहीं है। तो हम दोनों भी कंडीशन ले सकते हैं कि सर्क्यूलर का क्यू के साथ अटैच भी हो सकता है और सर्क्यूलर का दोनों से भी सेपरेट भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं वो क्या है हमको वो देखना है। देखिए ऑल सर्क्यूलर्स आर क्यू, क्या ये सही होगा, ऑल सर्क्यूलर्स आर क्यू, यानी जितने भी सर्क्यूलर हैं वो सारे के सारे क्यूज है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे के सारे अगर होंगे तो अगर हमको सारे के सारे बनाना है, जैसे ऑल सर्क्यूलर्स अगर हमको क्यू बनाना है तो हमको क्या करना होगा, इस तरह से सर्कल बनाना होगा। और अगर इस तरह से सर्कल बन गया, हमने क्यू को पूरी तरह से अगर सर्क्यूलर में ले लिया
तो रो का भी कुछ पार्ट उसमें आ जाता है, ये वाला रो का पार्ट भी उसमें आ जाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि नो रो इज सर्क्यूलर, यानी सर्क्यूलर और रो के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इस हिसाब से जो कंक्लूजन 1 है वो बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता है इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला क्या है, सम सर्क्यूलर आर क्यू। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि कुछ सर्क्यूलर जो है वो क्यूज है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली सही भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऊपर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि नो सम सर्क्यूलर्स आर क्यू, यानी कुछ सर्क्यूलर क्यू है, ऐसा यहाँ पर खासकर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हम एक इसमें इसको ले सकते हैं एग्जाम्शन में, लेकिन फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट और टू दोनों भी यहाँ पर इनकरेक्ट होते हैं, क्योंकि क्यू और सर्क्यूलर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बताया गया, तो हम हमारे हिसाब से कोई रिश्ता नहीं बता सकते उनमें है या नहीं है। ओके, इस तरह से तो अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से दोनों भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है इफ ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी है इफ ओनली 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी है इफ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, और ऑप्शन नंबर डी है इफ बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों भी फॉलो नहीं होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन्स, you have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follows for the given statement। यानी यहाँ पर हमको सेम वैसे ही बताना है जैसे वेन डायग्राम में हमने किए थे, कि इनके बीच में जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक को पहचान कर हमको ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है हमको वो बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या ताल्लुक बता रहा है, देखिए कुछ इस तरह से ये बता रहा है। देखिए ए इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। अब यहाँ से देखिए ये ब्रेक हो गया, सी लेस देन, यहाँ से चाहे तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए सी लेस देन आ जाएगा डी, डी लेस देन एन इज इक्वल टू ई, और ई लेस देन एफ। देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सी वाला, तो यहाँ से ये जो ताल्लुक है ये ब्रेक हो गया, यानी यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस साइड वालों से बड़े हैं या छोटे हैं। बीच वाला जो सी है ये दोनों के ताल्लुक को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जो साइन है वही चेंज हो गया, अपोजिट साइन हो गई। अगर इस तरह से सारे साइन एक ही जानिब अगर होते थे, इस तरह से अगर सब एक ही जानिब होते थे, तो हम बता सकते थे कि इस साइड वाले जितने भी हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हैं, वो राइट हैंड साइड वालों से ग्रेटर हैं। हम इसको बता सकते थे, यानी इस तरह से ये जो सीक्वेंस रही होती है कैसी रही होती, लेस टू ग्रेटर रही होती। लेकिन यहाँ पर जो है ये ताल्लुक जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, यानी सी की तरफ से जो साइन है वो दोनों अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वाले जो है इस वाले से बड़े हैं या इस वाले बड़े हैं, यानी कौन से राइट हैंड साइड वाले बड़े हैं सी के, या सी के लेफ्ट हैंड साइड वाले आपस में एक दूसरे से या इनसे बड़े हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखिए क्या दिया गया, ए ग्रेटर देन एन इक्वल टू ई। तो देखिए अब यहाँ पर ये ए है, इस तरह से साइन है बी, फिर इस तरह से साइन सी, फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू ई, फिर यहाँ पे ये है एफ है। इस तरह से दिया गया। अब हमको क्या बोला है, हमसे पूछा गया है कि ए जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर है ई के। अब देखिए ये ई इधर है, ए इधर है, और ये जो ताल्लुक है इनके बीच में यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए बड़ा है या ई बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है ई से, या ई भी बड़ा हो सकता है ए से, तो हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ए इस हिसाब से एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। अब सी ग्रेटर देन एफ, अब देखिए सी की भी अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए सी से हम ले लेते हैं सी, फिर कुछ इस तरह से साइन है, फिर डी, फिर कुछ इस तरह से साइन है ई, फिर कुछ इस तरह से साइन है एफ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सी जो है वो बड़ा है एफ से, लेकिन अगर हम सी को देखेंगे और यहाँ पर हम एफ को देखेंगे तो ये पूरे के पूरे साइन इसी तरह से जा रहे हैं, यानी सारे के सारे साइन सी की तरफ से लेस वाले ही बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ जो है वो सी से बड़ा है ना कि छोटा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से कंक्लूजन 2 जो है वो भी रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी है आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, और ऑप्शन नंबर डी है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए दोनों भी हमें सही नजर नहीं आ रहे थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा, ना तो पहला करेक्ट था और ना ही दूसरा करेक्ट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल वर्ड्स इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी अगर सारे लफ्जों को लुगत जैसा उल्टे हाथ के बाजू से सीधे हाथ लिखा जाए तो उल्टे हाथ से तीसरा कौन सा लफ्ज होगा। यानी हमको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है और लिखना कहाँ से है, यानी फर्स्ट जो भी आएगा उसको लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ वाले फर्स्ट और सेकेंड आने चाहिए, तो एफ ई वाला फर्स्ट आ जाएगा, एफ आई वाला सेकेंड आ जाएगा, और थर्ड कौन सा आएगा, देखिए एल डब्ल्यू और आर में सबसे पहले क्या आता है, एल आता है, तो एल थर्ड आ जाएगा। उसके बाद आर वाला जो है रश वो फोर्थ आ जाएगा और डब्ल्यू वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि तीसरे नंबर पर दाएं बाएं हाथ से कौन सा आएगा, यानी उल्टी तरफ से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो ये 1 ये 2 और ये 3। एल ए वाला वर्ड कौन सा है, लैक, तो लैक जो है ये उल्टे हाथ की तरफ से तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दो जो है लैक, देखिए इसका सही जवाब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी लैक इसका सही जवाब होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पीहू इज सेवेंथ रैंक अहेड ऑफ सोनी इन अ ग्रुप ऑफ 25, इफ सोनीज रैंक इज सेवेंथ फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज पीहूज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, पीहू इज सेवेंथ रैंक्स अहेड ऑफ सोनी इन अ ग्रुप ऑफ 25, इफ सोनीज रैंक इज सेवेंथ फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द पीहूज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। यानी हमसे क्या कह रहा है कि जो पीहू है वो सोनी से जो 25 बच्चों का जो ग्रुप है उसमें पीहू जो है सोनी से 7 नंबर आगे है। ओके, अब अगर सोनी का रैंक 7वां है, कहाँ से आखिर से अगर 7वां सोनी का रैंक है, तो पीहू का जो रैंक है वो स्टार्ट से कितना होगा। तो देखिए आखिर से सेवेंथ रैंक किस पीहू का कितना है, सॉरी सोनी का कितना है, 7वां है, और जो पीहू है वो सोनी से कितने नंबर आगे है, 7 नंबर आगे। यानी अगर हम इस तरह से देखें, यानी यहाँ से ये आखिर से ये सोनी है कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, तो इससे और 7 नंबर आगे कौन है, पीहू है। यानी पीहू का अगर हम यहाँ से ये 7 और ये 7, 7 ये प्लस और ये प्लस 7 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो 14, यानी आखिर से अगर पीहू का नंबर हम देखेंगे तो 14वां आता है, बराबर। किस तरह से, देखिए इस तरह से ये कतार है, सपोज यहाँ से एंड है और यहाँ पर जो है सोनी है 7वें नंबर पर। अब इससे आगे और 7 नंबर हम जाते हैं तो यहाँ पर खड़ी है पीहू। तो अगर यहाँ से हमको काउंट करना है तो ये 7 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 14। यानी पीहू का नंबर आखिर से आता है 14वां। तो अगर हम आखिर को मान के चलते हैं, सपोज हम मान के चलते हैं कि लेफ्ट से पीहू का नंबर 14 है, कोई भी एक डायरेक्शन कंप्लीट कंसीडर करेंगे, तो राइट से हमको इसका मालूम करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है लेफ्ट और राइट से मालूम करने का वो क्या है, देखिए राइट अगर मालूम करना है तो हम कैसे करेंगे, टी माइनस आर प्लस 1, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमको करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 माइनस कितना आ जाएगा, 25 में से लेफ्ट से कितना नंबर है इसका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे डबल आर हो गया, हाँ यहाँ पे लेफ्ट आएगा और यहाँ पे प्लस बनाएगा। तो टोटल कितने थे टी, यानी टोटल टोटल 25 बच्चे थे, उसमें से लेफ्ट से कितना नंबर था, पीहू का 14वां नंबर था। ओके, प्लस उसमें हमको करना है 1। अब 25 में से 14 जाते हैं तो ये होते हैं 11, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये होते हैं 12। यानी अगर हम राइट से कंसिडर करें या शुरुआत से अगर देखेंगे तो पीहू का जो नंबर है वो कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए 12 यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, below in each questions are given two statement 1 and 2. These statements may be either independent causes or may be effect of independent cause. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statement and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statement। यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या तो फिर पहला जो है दूसरा जो जो स्टेटमेंट है वो होने की वजह हो सकता है, या फिर दूसरा वजह हो सकता है पहला जो स्टेटमेंट है उसके होने की, क्या या फिर दोनों भी अपने अपने आज़ाद हो सकते हैं। तो हमको यही ताल्लुक जो है पहचानना है। तो स्टेटमेंट क्या है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट है क्या है, देखिए government appointed a large number of teachers in all the government run schools in the state last year।
यानी जो हुकूमत है उसने पिछले साल जो है बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में टीचरों का तकर्रुर किया। There has been a significant reduction in a number of school dropouts in the government rural school। यानी जो देही सरकारी स्कूल थे उनमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद में बहुत कमी आई है। तो देखिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर टीचरों का तकर्रुर किया जाए तो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है। हर टीचर स्पेशल बच्चे पर ध्यान दे सकती है और ये एक वजह हो सकती है कि जो स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे हैं टीचर्स की वजह से इनकी तादाद में कमी आ सकती है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो है वजह है और सेकंड जो है इसका असर है। ओके तो यहाँ पर देखिए वन इज द इफेक्ट एंड सेकंड इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। यानी इसकी फर्स्ट जो है ये असर है और सेकंड इसकी वजह है। नहीं, ये उल्टा बता दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, फर्स्ट इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड सेकंड इज इट्स इफेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि फर्स्ट जो है ये कॉज है और सेकंड जो है उसका असर है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके कि स्कूलों में बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में टीचरों की तकर्रुरी होने की वजह से जो है ड्रॉप आउट्स जो है स्कूलों से कम हो गया। ड्रॉप आउट्स यानी कि जो बीच में बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं जो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, उसे ड्रॉप आउट कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कहाँ पर छुपा हुआ है, इन सब में से हमको वो निकालना है। तो देखिए फर्स्ट तो एकदम ही अलग है, नहीं आता है। सेकंड भी देखते से ही पता चल रहा है नहीं आता है। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखिए थर्ड का अगर ये पार्ट हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये पार्ट है जो कि बिल्कुल भी अलग है इससे। ओके तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट वाला जो बचा इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ये इसमें फिट हो रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर ये जो शेप है, हम ये शेप को ड्रॉ करते देखिए इस तरह से कुछ ये शेप बनी हुई है, इस तरह से कुछ बनी हुई शेप, और यही शेप देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रही है कुछ इस तरह से देखिए। तो सेम शेप से यानी ये जो फिगर है ये ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है। ओके या तो फिर इधर भी देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, ये बड़े वाले में भी देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से, बराबर ये यहाँ 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 इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से, यहाँ पर ये फिगर छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है, ये ट्रायंगल इस तरह से है कुछ यहाँ पर। ओके जस्ट अ मिनट, देखिए किस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ है। ओके अब यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स में अगर ऐसे पार्ट दिए जाते हैं तो इसको काउंट करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको नंबरिंग डालना है 1 2 3 और 4, और इनका सबका नंबरों का एडिशन करना है, यानी 4 + 3 + 2 + 1, या 1 + 2 + 3 + 4 भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी ये ऊपर वाले पार्ट में टोटल बन गए 10। सेम उसी तरह से नीचे भी बना हुआ है, यानी यहाँ पर भी बन गए 10। तो टोटल 10 और 10 कितने हो गए, ये 20 ट्रायंगल जो है यहाँ पर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 20 ट्रायंगल इसका सही जवाब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। मिरर इमेज आपको पहचानना है कि ये जो फिगर दिया गया है मेन फिगर, इसकी मिरर इमेज किस तरह से बनेगी। तो देखिए मिरर इमेज जो है वो एकदम जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, जैसे इस तरह से ये फिगर जो भी दिया गया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर इसका जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है मिरर में, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट में इसका जो शेडेड पार्ट है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये मिरर में आपको राइट में दिखाई देगा। ओके बस एक ही पार्ट इसका शेडेड है, बस इस तरह से जो है इसका मिरर इमेज बन जाएगी। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके ऊपर नीचे वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का फर्क हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये वही क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ। मेन क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे टोटल 5 जुमले दिए गए हैं, तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा हमको ये देखना है। तो देखिए इसको ऑलरेडी रीअरेंजमेंट में कर चुकी हूँ। टी यहाँ पर इसका पहला था, एस इसका दूसरा था, ओके, और सॉरी क्यू इसका दूसरा था, ओके, एस इसका तीसरा था, पी इसका चौथा था, और आर जो है यहाँ पर पांचवा था। तो हमसे चौथा पूछा गया है, तो पी जो है, पी कौन सा है? वरुणा वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड कृष्णा एंड अपोलोजाइज फॉर कैप्चरिंग हिज फादर। यानी वरुणा जो है वो लॉर्ड कृष्णा को देखकर खुश हुआ और उसके फादर को पकड़ने के लिए उससे माफी मांगी। यानी पी, यहाँ पर जो पी है ये चौथे नंबर पर आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, पी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, तो देखिए रीअरेंजमेंट पहले से हमारा हो चुका था, इसके लिए मैंने उसको डायरेक्टली बता दी हूँ आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे उर्दू मीडियम के सभी स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।